हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सीटेड एग्जाम के लिए ईवीएस थ्योरी क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके हूँ। जैसे कि जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे बोला था जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी। जिससे क्या होगा, जो थ्योरी अभी तक आपने पढ़ी एक बार आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम उसका पहला टॉपिक जो था आपकी ईवीएस थ्योरी का, परिवार व मित्र। लेकिन अगर अभी तक आपने इसके थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे थ्योरी की वीडियो देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल में आने वाले सारे वीडियो के रेगुलर वे पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आप अपने सीटेड एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो चलिए आज हम आपका जो पहला टॉपिक था ईवीएस थ्योरी की। जैसे कि आपको पता है कि आपके प्राइमरी लेवल में सीटेड एग्जाम में 15 नंबर के आपके ईवीएस से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने ईवीएस थ्योरी के सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज उसका पहला टॉपिक जो है परिवार व मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे इनमें से कौन सा परिवार समरक्ति संबंधी परिवार का उदाहरण नहीं है। तो जैसे मैंने आपको थ्योरी वीडियो में पढ़ाया था कि समरक्ति परिवार क्या होता है, वैवाहिक परिवार क्या रहा है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा परिवार जो है समरक्ति संबंधी परिवार का उदाहरण है। तो आप जानते हैं एकल परिवार, एकल परिवार में भी क्या होता है, समरक्ति होता है। लेकिन आपको ये याद रखने कि सीटेड एग्जाम में क्या होता है, आपको चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसको चुनना है। तो इसमें क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एकल परिवार क्या होता है। एकल परिवार के अंतर्गत वे परिवार आते हैं जिसमें माता पिता व उनके बच्चे रहते हैं, उस परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं। तो माता पिता उनके बच्चों के मध्य में तो क्या है, समरक्ति संबंध है। लेकिन पति पत्नी के बीच में समरक्ति संबंध नहीं है। तो अब दूसरा क्या, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में आप जानते हैं कि माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी तथा उनके कजिन्स रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। तो इसमें सबसे ज्यादा समरक्ति संबंध किसमें आ रहा है, एकल परिवार से ज्यादा संयुक्त परिवार में समरक्ति संबंध। क्योंकि एकल परिवार में क्या था, सिर्फ माता पिता उनके बच्चों के मध्य था। और वैवाहिक परिवार, वैवाहिक परिवार में तो कोई भी समरक्ति संबंध होता ही नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, संयुक्त परिवार। अगर आप देख लीजिए, अगर आपको क्या होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं कि ए व बी दोनों, तो उस टाइम पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ए व बी दोनों हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या, अगर सभी वाला ऑप्शन लगाएंगे तो उसमें वैवाहिक परिवार आ रहा है। और वैवाहिक परिवार के बीच में क्या होता है, कोई भी समरक्ति संबंध नहीं होता। इसलिए आपको इनका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। क्योंकि हो सकता है किसी कंडीशन में अगर ए व बी प्लस दोनों दे देगा कि दोनों चाहिए तो आपका आंसर ओ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा आपका दिया वो वैवाहिक परिवार, और वैवाहिक परिवार में क्या होता है, कोई भी समरक्ति संबंध नहीं होता है, उनके मध्य क्या होता है, वैवाहिक संबंध होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो कह रहा है किसमें होता है कि विवाहित युगल क्या करता है, स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो ये किसमें होते हैं, मातृसत्ता, तो ये मातृस्थानीय परिवार में। किसमें, मातृस्थानीय। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था मातृस्थानीय परिवार वे परिवार होते हैं जहाँ विवाहित युगल क्या होते हैं, शादी के बाद पत्नी के घर जाके निवास करते हैं, वो क्या होते हैं, मातृस्थानीय होते हैं। और पितृस्थानीय क्या होते हैं, जहाँ विवाहित युगल पति के घर निवास करती है तो क्या होता है, पितृस्थानीय होता है। तो अगर विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास कर रहे हैं तो कैसे होगा, मातृसत्तात्मक होगा। और इस पूरे टेस्ट के बाद हमें अपने स्कोर बताइएगा कि आपके कितने नंबर्स के क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल सही से आ रहे हैं। तो आप बताइएगा कि इतने क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहते हैं। तो मैंने आपको बताया तो जो एकल परिवार होते हैं, एकल परिवार को क्या हम अभिविन्यास परिवार भी कहते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समरक्त संबंध का उदाहरण किस परिवार में परिलक्षित होता है, कि उसमें क्या हो, समरक्त संबंध हो। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको समझा रही थी ऊपर, समरक्त संबंध का उदाहरण। एकल परिवार में भी क्या होता है, समरक्त संबंध होता है। कि जैसे क्या होता है कि माता पिता उनके बच्चों के मध्य में तो क्या होता है, समरक्त संबंध होता है। और संयुक्त परिवार दोनों में क्या होता है, समरक्त संबंध होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। फर्स्ट व सेकंड दोनों होंगे इसके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बालकों में सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। तो मैंने जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे, परिवार के द्वारा होती है। क्योंकि बालक क्या होता है, जब छोटा होता है तो फिर उसकी भाषा का विकास भी कैसे होता है, परिवार से होता है। और जो गुण सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, परिवार से, अपने माता पिता का अनुकरण करके सीखता है। तो ये अगर कभी पूछेगा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक क्या होता है, तो आपका क्या होता है, परिवार होता है। परिवार में क्या होता है, बालक का प्राथमिककरण का सामाजिकरण होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें कौन सी मित्रता आपके सर्वोत्तम है। तो आपको पता है कि अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में किया था। पहले उन्होंने कहा था आनंद की मित्रता, दूसरी उपयोगिता की मित्रता, तीसरी क्या थी, अच्छाई की मित्रता। तो कह रहा है ये वर्गीकरण किसने किया, अगर आपसे कभी पूछते हैं तो किसने किया था, अरस्तु ने। और इनमें से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम होती है। तो पहले उन्हें पता होना चाहिए आनंद की मित्रता क्या होती है। आनंद की मित्रता के अंदर वे मित्र होते हैं जिन्हें हम सिर्फ आनंद के लिए बना लेते हैं। जैसे कुछ होता है कि कहीं हम बोर हो रहे हैं तो कुछ समय के लिए किसी को मित्र बना लें, या सिर्फ किसी के साथ फन करने के लिए जो होती है, तो आपकी कौन सी होती है, आनंद की मित्रता। और उपयोगी मित्रता क्या होती है कि किसी की उपयोगी के आधार पर बना ले, कि हमें उसकी ज़रूरत है तो हमने उसको दोस्त बना लिया, उसके बाद नहीं है तो उसको दोस्त नहीं बनाया। तो ये हमारी कौन सी होती है, उपयोगिता की मित्रता। तीसरी क्या होती है, अच्छाई की मित्रता या भलाई की मित्रता। अरस्तु ने कहा कि ये मित्रता सर्वोत्तम होती है क्योंकि इसमें हम हर स्थिति में अपने दोस्त का ध्यान रखना चाहेंगे, उसकी अच्छाई चाहेंगे, उसका भला चाहेंगे। तो अरस्तु ने कहा था कि अच्छाई की मित्रता आपकी कौन सी मित्रता होती है, सर्वोत्तम होती है। अच्छाई की मित्रता को भलाई की मित्रता भी कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। इनमें से अच्छाई की मित्रता या भलाई की मित्रता सर्वोत्तम है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या क्या सम्मिलित है। तो मैंने बताया था कि अरस्तु ने मित्रता को कितने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला उन्होंने कहा उपयोगिता की मित्रता, दूसरा आनंद की मित्रता, तीसरा क्या, अच्छाई की मित्रता। और इनमें अच्छाई की मित्रता क्या होती है, आपकी सर्वोत्तम मित्रता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये सारे क्या अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण में किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, रिश्ते का आधार क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि संबंध आपके 2 प्रकार के बनते हैं। पहला क्या होता है, समरक्ति संबंध, दूसरा क्या होता है, वैवाहिक संबंध। समरक्ति संबंध क्या होता है, जैसे इनके साथ हमारा रक्त का संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है। जैसे क्या होता है, हमारे माता पिता के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, हमारे कजिन्स के साथ, इनके साथ क्या होता है, हमारा ब्लड का संबंध होता है, समरक्ति संबंध होता है। और दूसरा हमारा संबंध क्या होता है, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध जैसे माता पिता के बीच होता है, सास बहू के बंध होता है, दामाद व ससुर के मध्य होता है। इस तरह का संबंध क्या होता है, वैवाहिक संबंध। जो एक परिवार से दूसरे परिवार के मध्य एक वैवाहिक संबंध होने से जो संबंध जुड़ते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, वैवाहिक संबंध होते हैं। अब पूछ रहे किसी भी रिश्ते का आधार क्या होता है। तो किसी भी रिश्ते का आधार क्या होता है, समरक्ति भी होता है कि बहुत से सारे संबंध कैसे में समरक्ति से जुड़ते हैं। दूसरा क्या होता है, विवाह, वैवाहिक संबंध भी होते हैं। इसके अतिरिक्त भावनाएं क्या होती है, जैसे हमारी मित्रता का संबंध किसके द्वारा होता है, भावना के द्वारा। जब हम किसी के साथ रहना, किसी के साथ अच्छा लगने लगते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, मित्रता का संबंध होता है। ये हमारे किसके आधार पे होता है, भावना के आधार पे होता है। तो कह रहे रिश्ते का आधार क्या होता है, तो इनमें चारों चीजें आपकी क्या होंगी, रिश्ते का आधार हो जाएंगी। रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, मित्रता का संबंध किससे होता है, भावना के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा परिवार क्या है। आपका जो परिवार है ये है क्या, एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था या एक भीड़ है। तो आपका परिवार क्या है, परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें सब क्या करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बटाते हैं, आवश्यकता पड़ने पे एक दूसरे की मदद करते हैं। तो परिवार एक क्या, एक प्रकार की सामाजिक संस्था है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में, ये आपके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें क्या कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ये सही है। जब तक परिवार में पति पत्नी बच्चे नहीं होंगे तब तक परिवार बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्योंकि समाज में भी उसी संबंध को मानता है जो वैवाहिक संबंध से परिवार बनता है, उसी संबंध को क्या हमारे समाज में मानता है। और अगला क्या होता है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, और माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, या उपरोक्त में सभी। तो समाज शास्त्रियों के अनुसार कि परिवार में क्या पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। समाज शास्त्रियों ने कहा कि आपके पति
पत्नी और बच्चे होंगे तभी उसी स्थिति में आपके उसे परिवार कह सकते हैं। माता पिता और पत्नी का होना अनिवार्य है, लेकिन क्या होता है अगर जनन का गुण नहीं होगा, लैंगिक जनन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा नहीं, पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका परिवार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा माता पिता हों, लेकिन पति पत्नी और बच्चों का होना सबसे अनिवार्य होता है, किसमें, परिवार में। अब चलिए हम इसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपका प्राथमिक सामाजिकरण परिवार से प्रारंभ होता है। तो बच्चे ने क्या किया, परिवार से सीखना प्रारंभ कर दिया। अब जब उसने परिवार से सीखना प्रारंभ कर दिया तो उससे क्या बोलेंगे, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा जा सकता है। तो किसे कहा जा सकता है, परिवार, फैमिली को। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक कार्य के रूप में किया। तो जैसे मैंने आपको इसका थ्योरी बताई थी, तो मैकाइवर व पेज ने परिवार के कार्यों को दो भागों में डिवाइड किया था। पहला कार्य कौन था, आवश्यक कार्य, और दूसरा कार्य कौन था, अनावश्यक कार्य। तो किसने डिवाइड किया था, मैकाइवर ने। अब आवश्यक कार्य के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, आवश्यक कार्य के अंतर्गत बताया जैसे बच्चे की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके पोषण, इन सब का ध्यान रखने के होते हैं परिवार के आवश्यक कार्य होते हैं। और अनावश्यक कार्य क्या होते हैं, जैसे परिवार के मनोरंजन के लिए, उनके पर्यटन के लिए, अन्य चीज़ों को सुविधा उपलब्ध कराने के क्या होते हैं, परिवार के अनावश्यक कार्य। उन्होंने कहा कि शिक्षा परिवार के आवश्यक कार्य के अंदर, बच्चे का स्वास्थ्य क्या होता है, परिवार के आवश्यक कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये वर्गीकरण किसने किया था, मैकाइवर व पेज ने किया था। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि परिवार की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। किसी भी परिवार की सामान्य विशेषताएं क्या होंगी, उसमें वैवाहिक संबंध हो, जैसे समाज शास्त्रियों ने कहा कि पति पत्नी व बच्चों का होना अनिवार्य है। और पति पत्नी के बीच कौन सा संबंध होता है, तो आपका वैवाहिक संबंध होता है। और उसी वैवाहिक संबंध से क्या होता है, संतानोत्पत्ति होती है। तो परिवार में क्या होता है, वैवाहिक संबंध होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि तभी आपका परिवार आगे बढ़ सकता है। दूसरा क्या होता है, सामान्य निवास, परिवार जहाँ भी रहता है तो उसको सामान्य एक निवास होता है। तीसरा क्या होता है, वंशवाद, वंशवाद क्या होता है, माता पिता, उसके बाद उसके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, ये क्या होता है, वंशवाद होता है। तो परिवार की सामान्य विशेषताओं में क्या होगा, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। पहला क्या, वैवाहिक संबंध पाया जाता है। दूसरा, उनका एक सामान्य निवास होता है। तीसरा क्या होता है, उनमें वंशवाद होता है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्या होगा इसका आपका राइट आंसर, फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार पहले होता क्या है। उन्होंने कहा वह परिवार जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, व उनके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उसके अपने कजिन्स के साथ रहते हैं, वो परिवार क्या होता है, आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का कौन सा गुण नहीं है, पहला क्या होता है, आलस का अभाव, ये आपका कोई संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। पर कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त तो हो सकता है ना, कि जब संयुक्त परिवार रहता है तो कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त रहते हैं। जैसे आप सब जानते हैं प्राचीन समय में क्या था, भारत में संयुक्त परिवार ही प्रचलित था। उस टाइम पे भारत एक क्या कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब संयुक्त परिवार होते तो मिलजुल के काम कर लेते थे। श्रम विभाजन की सुविधा, इसमें क्या होता है, काम आसानी से एक दूसरे से बांट लेते कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, आलस का अभाव, ऐसा भी कोई गुण नहीं कि सब संयुक्त परिवार में आलस अधिक पाया जाता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। उन्होंने कहा कि जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन कम हो रहा है और एकल परिवार का प्रचलन तीव्र से बढ़ रहा है, तो इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी क्या है। पहला क्या है, महंगाई। तो इसे आप कह सकते हो कि क्योंकि इस टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोगों के आय के साधन उतने हैं नहीं और लोगों के रहन सहन का स्तर भी उठ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एकल परिवार के बढ़ रहे हैं। जनसंख्या, दूसरी बात क्या होती है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, जिससे लोगों को पर्याप्त आय के साधन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तीसरा क्या होता है, कला की संभावनाओं में कमी। कई बार क्या होता है, जब पूरा परिवार एक साथ रहता है तो लोगों की विचारधाराएं अलग होती हैं, तो उन विचारधाराओं के अलग कई बार क्या होता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और प्रयुक्त में सभी, तो इसका कौन सा कारण सही होगा कि एकल परिवार के तीव्र प्रचलन की उत्तरदायी। तो पहले आपका महंगाई भी एक उत्तरदायी है, जनसंख्या भी है और कला की संभावनाओं में कमी भी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाए। लेकिन इसके अलावा क्या होते हैं कि ये तो आपके कारण है, और एकल परिवार से क्या हो रहा है, बहुत सारे दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है, माता पिता कई बार क्या होता है, दोनों जॉब में होते हैं, तो बच्चों को उचित संस्कार, उचित माहौल उपलब्ध नहीं हो पाता, पारिवारिक वातावरण नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। ये सारी आपकी क्या है, एकल परिवार के दुष्परिणाम है। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, भारतीय परिवार का स्वरूप कैसे है। जैसे हमारे भारतीय परिवार का स्वरूप कैसे,
हमारे यहाँ भारतीय परिवार का स्वरूप है पितृसत्तात्मक। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़की शादी के बाद क्या होता है, अपने पति के घर निवास करती है, तो कैसा स्वरूप है, पितृसत्तात्मक है। अब चलिए अगला हम पढ़ लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है। जो समरक्त संबंध होता है उसमें संबंध का आधार क्या होता है, तो समरक्त में संबंध का आधार आपका क्या होता है, रक्त होता है। जिससे क्या होता है, जिसके साथ हमारे ब्लड का रिलेशन होता है वही तो कहते हैं हमारा समरक्ती है। जिससे क्या होता है, माता हमारी कैसे होती है, हमारी समरक्ती होती है। पिता कैसे होते हैं, समरक्ती। हमारे भाई बहन कैसे होते हैं, समरक्ती होती हैं। लेकिन हमारी भाभी कैसी होती है, हमारी समरक्ती नहीं होती। भाभी के साथ कैसा होता है, वैवाहिक संबंध होते हैं। पति पत्नी के बीच कैसे संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध होता है। और इसके अलावा और भी जो भी संबंध अब क्या हो रहा है, शादी के पश्चात पति पत्नी के जो एक वैवाहिक संबंध के पश्चात जो अन्य संबंध जुड़ते हैं उनसे क्या होता है, हमारा वैवाहिक संबंध होता है। तो समरक्ती में संबंध का आधार क्या होता है, रक्त होता है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या करता है। जैसे इस टॉपिक को आपने पढ़ा था तो उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, बच्चे काफ़ी खेल कमज़ोर होते हैं भावनात्मक रूप से, तो उनके लिए क्या करना है, खेल कूद के साधन उपलब्ध करा दीजिए, उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएं जहाँ पे वो खेल के, ये सब आपके लिए क्या होता है, एक थेरेपी का कार्य करती है। क्या करती है, खेल कूद। जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, मित्रता की भावना का भी विकास होता है। तो ये पूरी क्या होती है, आप एक लिए खेल कूद एक थेरेपी का काम करता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक कैसे होता है। खेल कूद के द्वारा ज्ञानात्मक का भी विकास होता है। बिल्कुल होता है। जैसे आप बच्चे नए नए खेल सिखाते हैं तो उससे क्या होता है, उनके नए नए ज्ञान सीखता है कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, तो उसका ज्ञानात्मक क्षमता का भी तो विकास हो रहा है। सामाजिकता का भी होता है। जैसे बालक में क्या होता है, एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना, एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं, तो इसका सामाजिकता का भी विकास होता है। और अगला क्या होता है, शारीरिक विकास। जैसे बच्चे खेलते हैं तो शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होते हैं, उनमें स्फूर्ति आती है, तो उनका शारीरिक विकास भी होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगी। उपरोक्त में से सभी खेल कूद के द्वारा बच्चों का ज्ञानात्मक भी, सामाजिक तथा शारीरिक तीनों विकास होते हैं। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। आप बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। सेकंड कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, तो परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि किसी भी आदर्श परिवार का यही आकार होता है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो आप सब जानते हैं कोई भी आदर्श परिवार कैसा होता है, आदर्श परिवार के अंतर्गत वही परिवार रहता है जिसमें क्या होता है, माता पिता व उनके 2 बच्चे होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि किसी भी आदर्श परिवार का यही आकार होता है। अब आपका पहला गलत क्यों हुआ, कि कह रहा सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। इसमें कोई स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार के केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया सकता। जैसे परिवार होते हैं कई प्रकार के, जैसे एकल परिवार होता है आपका, और ये कौन सा होता है आपका परिवार होता है, जैसे समूह एकल परिवार होता है, या आपका जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार। लेकिन क्या होता है, सामान्यतः भारतीय परंपरा में कैसा संयुक्त परिवार का प्रचलन है, तो इसलिए आप इसको भी गलत कह सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इस तरह से हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उनको भी आपको समझा दिया। और इसकी पूरी थ्योरी देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए तथा इसकी थ्योरी की क्लास को देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको इसकी पूरी थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन ज़्यादा इजीली से समझ में आएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले जब आप थ्योरी कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह इस वीडियो को देख लीजिए तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लीजिए। और हमारे चैनल में इसी तरह सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही, मैथ पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, और ईवीएस थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तथा जूनियर लेवल के लिए साइंस की क्लासेस चल रही। ये सारी क्लासों को आप देखते रहिए तथा नोट्स बनाते रहिए। और अगर इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में चैनल में लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली सारे टॉपिक के नोट्स दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से चैनल को, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।